So we are live. Yeah, we are live. Yes मैम। 2 मिनट रुक जाते हैं, कुछ लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा। लैपटॉप का ये स्क्रीन। चलो बात करना शुरू करते हैं तो लोग भी जुड़ जाएंगे, ठीक है? जी मैम। ठीक है, तो आप सबका नमस्कार। बिहार की बात में आप सबका नमस्कार। मैं श्रुति। आज हम बात करेंगे बिहार के साहित्य से सियासत तक, और हमारे साथ है लेखिका अनुशक्ति सिंह। तो पहले हम इनका परिचय दे दें कि अनुशक्ति मैम मूलतः सहरसा से बिलोंग करती हैं, बट अभी गत कई वर्षों से वो दिल्ली में रहती हैं, और उन्होंने 3 किताबों का संपादन भी किया है, और कई रचनाएं उनकी कई पत्रिकाओं में भी आई हैं, और साथ में उन्होंने बीबीसी में भी कुछ दिन काम किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके बारे में कि हाल में ही उनकी किताब आई है शर्मिष्ठा, जो बहुत ही कम समय में लोगों के बीच बहुत अतिप्रिय हो गई हैं, और खासकर उनकी किताब युवाओं के बीच बहुत उन्होंने हक जमाया है उस किताब पर। तो मैं चाहती हूँ कि मैम आप उस किताब के बारे में कुछ बताएं हमें। स्मृति, सबसे पहले तो आपका और बिहार की बात का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मेरा परिचय इतना लंबा और इतना बड़ा दे दिया कि मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी, सोच रही थी कि मेरा ही परिचय है किसी और का है। तो हाँ, सही कहा आपने कि कुछ मतलब 1-1.5 साल मैंने बीबीसी के लिए काम किया है। फिर वक्त अभी मैं रेडियो नीदरलैंड्स के इंडिया कंसर्न के लिए काम कर रही हूँ, RNW मीडिया के, विच इज लव मैटर्स इंडिया। और किताब आई है शर्मिष्ठा। श्रुति ने पढ़ा है, श्रुति का प्यार मिला है, और श्रुति के कुछ दोस्तों का भी मिला है। शर्मिष्ठा दरअसल मिथकीय कहानी का नया रूपांतरण है। आप कह सकते हैं कि आपने सुनी होगी कुरुक्षेत्र के जो कौरव वंश के जो पूर्वज थे ययाति और शर्मिष्ठा, और उनकी प्रेमिका थी शर्मिष्ठा। तो यह उन दोनों की कहानी है, और उसको मैंने एक पुरुष के नजरिए से नहीं, स्त्री के नजरिए से लिखा है। उसमें जो अंत था उस अंत को मैंने तनिक बदल दिया है, और शर्मिष्ठा में जो है शर्मिष्ठा का ट्विस्ट यही है। बाकी क्या बदला है, कैसे बदला है, वो आप किताब पढ़ेंगे तो जानेंगे। जी थैंक यू मैम। तो मैम इस संवाद का शुरुआत हाँ जी मैम, इस संवाद की शुरुआत करना चाहूंगी कि आप मूलतः सहरसा से हैं, बिहार के सहरसा से बिलोंग करती हैं आप। तो आपका सफर, आपका जो साहित्यिक सफर है सहरसा के जैसे छोटे जगह से निकलकर दिल्ली के बड़े बड़े साहित्यिक मंचों तक जो आपने अपनी पहचान बनाई है, वो आप अपने साहित्यिक सफर के बारे में हमें बताइए कि वो कितना मुश्किल सफर आपके लिए रहा है, क्योंकि बतौर स्त्री हर कदम पर समाज एक नए सवालों के साथ खड़ी रहती है, कि खासकर स्त्रियों के साथ ऐसा देखा गया है कि समाज हमेशा कुछ सवालों के साथ हर कदम पे मिलती है हमें। तो आपके लिए जी, तो वो चाहती है कि वो कैसे ही हमें डिमोटिवेट करे। मोटिवेशन हमें बहुत कम देखा जाता है, मिला जाता है। लेकिन बिहार की स्थिति हम सब जानते हैं। तो आपके लिए ये कैसा सफर रहा है सहरसा से दिल्ली के साहित्यिक मंचों तक, वो आप बताएं हमें। श्रुति, सवाल बहुत ही उम्दा है, इसके लिए विशेष आभार और बधाई भी। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगी कि पहचान बनी नहीं है, पहचान बनाने के क्रम में हूँ। मतलब कुछ कहीं गई हूँ, कहीं कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ पाठक तक पहुंची हूँ, कुछ पाठक तक नहीं पहुंच पाई हूँ, पहुंचने की जद्दोजहद में हूँ। रही बात दरअसल सहरसा से कैसे दिल्ली तक, तो मेरी पढ़ाई लिखाई सहरसा में हुई है, मतलब स्कूली शिक्षा। कॉलेज मैंने दिल्ली से किया है, लेकिन कॉलेज करने का साहित्य से कुछ लेना देना नहीं था। पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति, ये अच्छी बात है हम बिहारियों में कि बच्चों को पेडिग्री में राजनीति और पठन पाठन दिया जाता है, मतलब सरलक जी जी किताबें और राजनीति का ज्ञान दे दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, तो मुझे एक्चुअली घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। डैडी को किताबें पढ़ने का शौक था। मम्मी भी प्रेमचंद, मम्मी को कोई अगर ताना भी देना होता था तो प्रेमचंद की किसी पात्र का नाम लेकर के ताने दे देती थी। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में साहित्यिक होने लग जाए तो जाहिर है कि आपका रुझान जो है वो साहित्य की ओर होगा। और मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि हमारी सहरसा की धरती से सबसे पहले तो राजकमल चौधरी जो साहित्य के धुरंधर हुए हैं। देखिए, हम सहरसा को मंडन मिश्र की धरती कहा जाता है। भारती वही थी जिसे आदिगुरु शंकराचार्य ने हार मानी थी। और उसके बाद राजकमल चौधरी हैं। राजकमल चौधरी जो जैसे अच्छे मतलब प्रख्यात लेखक अपने जमाने के, उनके जैसा तो वो कहते हैं ना फार साइटेड, दूरदर्शी लेखक बमुश्किल। दूरदर्शी, हाँ, दूरदर्शी लेखक। 40 साल की उनकी उम्र रही। और राजकमल रचनावली जो पढ़ने में अभूतपूर्व चीज है, या उनका उपन्यास ही देख लीजिए, मछली मरी नहीं। बड़ी खूबसूरत रचनाएं राजकमल चौधरी की रही हैं। ठीक है। और उसके बाद अभी वर्तमान में वहां से तारानंद योगी जी हैं, पद्मश्री उषा किरण खान है। तो सहरसा का एक अपना भी रहा है पठन पाठन का, साहित्य का। तो वो जो है कि मतलब एक छोटी एक दर्शक के तौर पे, एक बालिका के तौर पे, एक जो ऑब्जर्वर के तौर पे वो चीजें धीरे धीरे पैबस्त होती चली गई। फिर लिखना मैंने भी शुरू किया। और जब आप व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब आप चाह होती है तो मिल जाती है। जी, बहुत अच्छा आपने ये बताया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में भी साहित्यकारों की कमी नहीं है। इतिहास गवाह है कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक, कथाकार बिहार से निकले हैं। इसमें दिनकर हैं, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी परिचय की मोहताज नहीं है वो। फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और और मिथिला में तो विद्यापति, जो कि मैथिल कोकिल कहा जाता है उन्हें। जी, तो लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो बिहार का जो बिहारी समाज है, उसमें आजकल पहले के मुकाबले आजकल युवा किताबों की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। वो पढ़ना चाहते हैं और सोशल मीडिया एक जरिया है जिससे वो लेखक लेखिकाओं से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली और मतलब बिहार के बाहर जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उसके मुकाबले बिहार में बहुत ही कम साहित्यिक कार्यक्रम देखे जाते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल्स, बहुत गिने चुने लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये सब थोड़ी कमी है, जो कि अगर होती तो और भी लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट होता, लोग साहित्य के प्रति और भी जागरूक होते। तो आप इस पे क्या सोचती हैं कि बिहार में क्या कमी है जो इतना, ये साहित्यिक कार्यक्रमों की क्या जड़ है जो वो नहीं हो पा रही है? मैं ना कुछ कहने से पहले राकेश रोहित की एक कविता है वो सुनाती हूँ, ठीक है? जी जी मैम, श्योर आज ही मैंने पढ़ी है और वो कविता मैं भी सुनाती हूँ। बड़ी खूबसूरत कविता है। जी मैम। शीर्षक है स्थानीय कवि। अब मैं बताती हूँ बिहार में एक थोड़ी भूमिका देना चाहूंगी कि बिहार में पढ़ने लिखने का माहौल बहुत अच्छा है। लोग बहुत पढ़ना चाहते हैं। बीच में इनफैक्ट कि अगर आप पुस्तक विक्रेताओं के पास जाएं, प्रकाशकों के पास जाएं, तो उनका सबसे बड़ा जो ग्रीन लैंड है या फिर जो गोल्डन लैंड है उनका, वो बिहार है। वहां बहुत ज्यादा उनकी बिहार में बहुत ज्यादा बिकती है। लेकिन लिट फेस्ट की कमी नहीं होती। देखिए, मैं एक रचना सुनाती हूँ। ऐसे बिहार में अभी आजकल तो फिर से शुरू किया पटना पुस्तक मेला जो होता है, उसकी बड़ी बहुत प्रतिष्ठा बहुत होती है उसकी। रत्नेश्वर सिंह जी करवाते हैं। लेकिन छोटे छोटे शहरों में कमी है। उस पर बड़ी अच्छी कविता लिखी है राकेश रोहित जी ने। मैं पढ़ना चाहूंगी वो कविता श्रुति। जी श्योर मैम, श्योर। हाँ, स्थानीय कवियों का नाम नहीं होता पर वे हर जगह होते हैं। कविता पाठ के सभी अवसरों पर उल्लसित उत्साह से भरे। उनके बारे में समझा गया वे बिन बुलाए भी आएंगे, इसलिए उन तक सूचना भर पहुंचाई गई और वे आए जैसे आम में बौर। संकोच के साथ वे अगली पंक्ति छोड़कर बैठे। नाम बुलाने पर उन्होंने चौंक कर देखा और मंच पर खड़े हो आग्रह भी किया। अंत में एक छोटी सी कविता है कि ना चाहते हुए भी छूट गई अध्यक्ष जी की मुस्की वाली हंसी। वे दुविधा में रहे कि चाय के साथ वाली बिस्किट उनके लिए है भी या नहीं। आमंत्रित कवियों की कविता दोहराते रहे मन में, पर एक सेल्फी से अधिक वक्त नहीं मिला उन्हें। उन्होंने उत्साह से कहा, आपको पढ़ता रहता हूं, पर इतनी चमक नहीं दिखी उनके कहे में कि वे अपना मन बांट पाते।
अब इसका मैं, चूंकि कविता लंबी है तो मैं इसका आखिरी पैरा पढ़ूंगी। स्थानीय कवि प्रतीक्षा में रहे, उन्होंने व्यस्त संवादिक के लिए प्रेस नोट तैयार किया। सांस्कृतिक खबरें पढ़ते हुए उन्होंने साहित्य की गंभीर विवेचनाएं की। उन्होंने हिंदी अखबारों का कोना कोना खंगाल डाला, पर कार्यक्रम की हर रपट में उनका नाम छूट गया। वे शहर के हर सफल आयोजन में आदि इत्यादि रहे। पता है, बिहार के साहित्यिक परिदृश्य का कड़वा सच है ये। भले ही उन्होंने स्थानीय कवि लिखा है, लेकिन मैं इसको बिहार के साहित्य सच मानूंगी कि बिहार के जो साहित्यिक कार्यक्रम है वो साहित्यकारों भर के नहीं रह गए, वो बिजनेसमैन और राजनीतिक और पॉलिटिकल के हथकंडों में फंस गए हैं। तो जहां साहित्यकारों के हाथ से निकलकर राजनीति और व्यापार के हाथ में चली जाएगी, ताजिरों के हाथ में चली जाएगी, तो वहां साहित्य कैसे पॉपुलर होगी, फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पहले के मुकाबले आजकल जो भी युवा है या जो भी पाठक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा लेखक बनने से पहले आपको एक अच्छा पाठक बनना बहुत जरूरी है, कि आप जितना पढ़ेंगे आपके पास उतने शब्द होंगे और फिर आप उनको अपनी कविताओं के थ्रू पिरो सकेंगे शब्दों को। तो आजकल ऐसा माहौल बना है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो भी युवा है, खासकर जो भी युवा वर्ग है, वो अपने पाठक, अपने लेखक लेखिकाओं, जो भी कथाकार है, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। फिर भी बिहार में ऐसा, मैं बिहार में रह रही हूँ तो मुझे अभी बहुत छोटी उम्र है मेरी, बट फिर भी मुझे थोड़ा अनुभव ये हुआ है कि यहाँ जो भी अभी के जो प्रेजेंटली जो भी साहित्यकार है, जो भी लेखक हैं, जो भी ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो लिखते हैं या पढ़ते हैं ज्यादा, वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होना चाहते। वो चाहते कि उनका जो वो एक ग्रुप है, ये थोड़ा ग्रुपिज्म चला आ रहा है यहाँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। वो चाहते नहीं है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को ये नेक्स्ट जनरेशन वो पास करे, लोगों को, बच्चे जाने, युवा जाने। तो ये जो ग्रुपिज्म है ये हमारे साहित्य को कहीं ना कहीं पतन की ओर ही ले जा रहा है। हाँ, बल्कि साहित्य ऐसी चीज है कि वो किसी के थ्रू नहीं जाती, बट फिर भी वो बड़े हैं, वो एक मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझाएं, वो हमें बताएं, वो हमें सिखाएं कि कैसे आप इन सब चीज को आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक बिहार में एक थोड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है जो कि युवाओं का मनोबल तोड़ती है। बाहर ऐसा थोड़ा कम, हाँ, बाहर ऐसा थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन बिहार में अगर हम दरभंगा की बात करें, मैं दरभंगा में रहती हूँ, अगर दरभंगा की बात करें तो यहाँ भी बहुत ऐसे प्रोफेसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छी अच्छी कविताओं का पत्रिकाओं में उनकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी छपती है। लेकिन जब हम उनसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो उस चीज से थोड़ा कतराते हैं। वो चाहते नहीं है कि वो उनसे वो हम पर वो पास हो। तो इस पर आपकी क्या ख्याल, आपका क्या ख्याल है कि क्या ये सही हो रहा है? ये तो साहित्य को एक तरह से बांटने या उनको बताने से रोका जा रहा है। जानती है श्रुति, बिहार की एक्चुअली समस्या ही यही है कि साहित्य हो अथवा राजनीति हो, युवाओं को मर कट करके जगह, जब तक वे पढ़ के नहीं हो जाते तब तक उनके लिए जगह बनना ही बहुत बेहद मुश्किल है। मतलब उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। वो एक घेटो बनाना जब समझती होंगी कि अपना घेटो क्रिएट कर लेते हैं, उसी घेटो में हर कोई मतलब बैठे हुए रहते हैं। और मैं अगर ये कहेंगे कि बाहर भी, तो दिल्ली में भी परिदृश्य अभी पिछले कुछ दिनों से उठापटक चल रही है युवाओं के बीच में और वरिष्ठों के बीच में। तो ये उठापटक तो नियति है साहित्य की, युवा और वरिष्ठों के बीच में उठापटक चलती ही रहती है। लेकिन बिहार में जो ये आत्म गौरव का जो सीन है कि लोग अपने आप में आत्ममुग्धता जो उनकी है अतारी रहती है, उसमें वे अपने आप कर लेते हैं, वे बात नहीं करना चाहते हैं। और ये मुझे लगता है कि जब तक वे बात नहीं करेंगे तब तक नई सीखना सिखाना एक पारस्परिक क्रिया है। हम कभी भी सीखना सिखाना कभी खत्म नहीं हो सकता। नए लोगों के पास नए आइडियाज होते हैं, नए सोचने का नया तरीका होता है, पुरानों के पास अनुभव होता है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक सामुदायिक विकास है वो संभव नहीं है। बट वही समस्या है कि लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते और ये बिल्कुल अनुचित है। मतलब मैं अगर वहां पे सहरसा की उसमें होती तो अगर मैं किसी भी पक्ष में होती तो मेरी कोशिश यही होती कि मैं जुड़ूं, मैं एक पारस्परिक संबंध का निर्माण करूं। या दिल्ली में ही पारस्परिक संबंधों का मतलब एक चीज मानी जाती है कि रिलक्टेंस,
जनरेशन गैप होता है, हमारे मम्मी पापा के बीच में और हमारे सोचने के बीच में भी एक गैप है। हम अलग तरीके से सोचते हैं, मम्मी डैडी सोचते हैं, या हो सकता है तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, तुम्हारे सोचने का तरीका मुझसे भी अलग होगा। बट उस गैप को कम करना, धीरे धीरे उस गैप को ब्रिज करना, वो भी हमारा ही काम है। और साहित्यकारों का तो कर्तव्य हो जाता है, उनकी ड्यूटी हो जाती है कि जितने भी तरीके के गैप है वो ब्रिज करें, ताकि समाज को साहित्य के जरिए एक अच्छा दर्पण, एक अच्छा प्रतिबिंब दे सके। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये जनरेशन गैप तो मैम ये तो नेचुरल है, ये इसको हम कम नहीं कर सकते या इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे हाथ में है। अगर दो लोगों के बीच में जनरेशन गैप है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो अगर दो लोगों के बीच में जनरेशन गैप है तो वो अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करना वही दोनों लोगों के बीच की जिम्मेदारी बनती है कि उस अंडरस्टैंडिंग को कैसे बनाया जाए। हाँ मैम, ये तो बहुत अच्छा विवरण दिया आपने। तो मैम अगर आगे बढ़े हम तो शिक्षा व्यवस्था पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैम साहित्य से पहले एक बेसिक एजुकेशन बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास अगर एक बेसिक एजुकेशन नहीं हो तो साहित्य तो नेक्स्ट स्टेप होता है। अगर आप अ ही नहीं सीखेंगी तो आप सेंटेंस पढ़ना कैसे हम सीख सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैम बिहार के शिक्षा व्यवस्था से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, नहीं चल रही है। मैम अभी सर पर चुनाव है, अभी सारे चुनाव की सारी रैलियां स्टार्ट हो गई हैं, तो सारे युवाओं का और साथ साथ जो पापा मम्मी के जनरेशन के लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मानना है कि बिहार में जो सबसे जरूरी चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज है सबसे सही ढंग से तैयार करने की, वो है शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि बिहार के जितने यूनिवर्सिटीज हैं, जितने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो पेजेस गिनकर नंबर देते हैं, वो कभी भी आंसर्स नहीं पढ़ते हैं, वो कभी भी आंसर्स नहीं पढ़ते हैं। और स्टूडेंट की क्या गलती है कि वो साल भर नहीं पढ़ते हैं, और यूनिवर्सिटीज अलग से खुद की गेस्ट पेपर्स निकालती हैं ताकि बच्चे एग्जाम के 1 महीना पहले उस गेस्ट पेपर को खरीदे, पढ़े और फिर एग्जाम दे और पेपर भर के आए। तो मैम इससे जो बच्चे साल भर पढ़ रहे हैं उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि वो साल भर मेहनत करते हैं, वो साल भर मेहनत करके टू द पॉइंट आंसर्स लिख कर आते हैं। और जो बच्चे गेस्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसके भरोसे वो पूरी कहानी लिख कर आते हैं, तो उनको भी वही नंबर मिलता है, और जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं उनको भी वही नंबर मिलता है। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से यूं ही पड़ी हुई है, बस नाम की जिम्मेदारी बन गई है, लेकिन उसको सही ढंग से ना वैसे नेताओं के हाथ में सरकार आई है कि वो उसको सही ढंग से बना पाए शिक्षा व्यवस्था को। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचती हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर? आपको पता है स्मृति, हमारा एक फेसबुक कमेंट पे वार्तालाप हुई थी और हमारी वार्तालाप हुई थी, और मैंने कहा कि इंग्लिश ऑनर्स, तो मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, पर मैंने परसू नहीं किया बिहार से, क्योंकि 3 साल हो गए थे, 2 साल, और एग्जाम नहीं हुआ था। मतलब फर्स्ट पार्ट का एग्जाम नहीं हुआ था, तो और उसके बाद मैंने फिर दिल्ली में एनरोल किया। तो शिक्षा व्यवस्था पे मेरा सबसे बढ़िया कमेंट यही है कि अभी कितने साल में आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ? 3 साल में हो गया पूरा? हाँ मैम, इस साल 2 पेपर हो गया और अब 3 पेपर पेंडिंग है लॉकडाउन की वजह से। चलो ठीक है, 3 साल में पेपर हो गए। हमारे टाइम में 5.5-6 साल ग्रेजुएशन पूरा होने में, जब तक लोगों का एमए हो जाता था तब तक वहां पर ग्रेजुएशन ही चल रहा होता था। और विच में भी मतलब जो कि मतलब उसने मतलब कब की बात है, 2003 की बात है, मैं पागल हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उस बात को लेकर। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो बिहार की अब देखिए आप कि बिहार में बच्चे जो हैं, हर जगह हर शहर में बच्चा कोई भी सिंपल 8, 9, 10th करने के लिए नहीं पढ़ रहा होता है, या तो रामकृष्ण मिशन की तैयारी कर रहा होता है, या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा होता है, या नवोदय की तैयारी कर रहा होता है, या फिर नेत्रहाट की कर रहा होता है, या किसी और स्कूल की कर रहा होता है। किसी स्कूल की एक पूरा साल बच्चे का बेस बनाने में, जो कि चौथी, 5वीं या 6ठी कक्षा का जो साल था, जो कि बहुत जरूरी, बहुत क्रूशियल ईयर्स होता है स्कूल एजुकेशन के हिसाब से, वो चला जाता है किसी स्कूल की तैयारी करने में। वहां लोग 2 साल उम्र घटा करके बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, बच्चे का 2 साल वहां बर्बाद हो जाता है। तो मतलब एक
मतलब शिक्षा व्यवस्था इतनी क्रिपल्ड है बिहार में कि लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी, बिहार के प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चों को, अब तो चूंकि सीबीएसई आ गया है तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई है, बट फिर भी लोग बिहार के प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को नहीं रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसी बेहतर स्कूल में जिसका नाम हो अच्छा, भले ही कहने को ही नाम हो, वहां बच्चा चला जाए, किसी हॉस्टल में, किसी बोर्डिंग में चला जाए। और उस प्रदेश की हालात हैं जिसका, जहां का साइंस कॉलेज देश के टॉप 10 कॉलेजेस में आता था अंटिल 1970s। लोगों की, मैं जब जिस वक्त साइंस कॉलेज का नाम सुना करती थी उस टाइम में, उस वक्त लोगों के मन में होता है साइंस कॉलेज में पढ़ना है, साइंस कॉलेज में पढ़ना है, साइंस कॉलेज यूज्ड टू बी अ ड्रीम थिंग। आज उसी साइंस कॉलेज को कोई पूछ, पटना विमेंस कॉलेज ड्रीम थिंग हुआ करता था, उसको कोई पूछता नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था स्कूल से लेकर के कॉलेज तक कितनी क्रिपल्ड हो गई है। इसमें 1990 के बाद के कुछ एक वर्षों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस शिक्षा व्यवस्था को खराब करने में। और उसके बाद जब चीटिंग, जब बहुत मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी और एक आंटी जी जिनको बहुत पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो बोलते मैं मैट्रिक का एग्जाम देख के आई। आपने तो कभी स्कूल तो पढ़ाई नहीं की। अरे चीटिंग चल रहा था ना, पास कर लिया, पास कर लेंगे। तो चीटिंग जहाँ पे आपकी स्कूल परीक्षा पास करने का कोर मंत्र हो जाए, वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी, वहां एक्सपेक्ट करने को बहुत कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन और देखिए, अब शिक्षक भर्ती योजना हुई थी, जिन लोगों को अपने नाम, अब बड़ा एक फेमस सा वो निकला, मानसून की, सॉरी, इंद्रधनुष की अंग्रेजी पूछी गई तो किसी ने मानसून बताया, किसी ने रेनी सीजन बताया, किसी ने तो किसी ने बेनिया पिनाला बताया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में शिक्षकों की भर्ती होती है, योग्यता पर नहीं होती है, जाति प्रमाण पत्र के आधार पे होती है, निकटता, राजनीतिक मतलब पर्टिकुलर जो वहां पे भर्ती से निकटता प्रमाण पत्र होता है, या फिर किसी राजनेता से संपर्क। यही सारी चीजें चलती हैं। जब ये चीजें चल रही हो तो जाहिर है और शिक्षा व्यवस्था खराब होगी। और इसमें सिर्फ नेताओं का और या फिर शिक्षा के जो एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती है उन लोगों की जो वहां रह रहे हैं। वे अगर इस चीज को इस चीज का विरोध करेंगे तो ये चीजें खुद ब खुद रुक जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, ये तो सबसे बड़ी त्रुटि है कि जो भी टीचर सिलेक्शन हुए थे उसमें जाति प्रमाण पत्र और अप्रोच के थ्रू उनकी बहाली होती है। हाँ। और अगर हम यहाँ के कॉलेजेस की बात करें, जो भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें हम देखते हैं कि अगर बच्चे कॉलेज जाना, सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ के बच्चे कोई एक चीज को लेकर नहीं चलते। अगर वो ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए हैं तो वो साथ में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे, क्योंकि वो ग्रेजुएशन को अल्टरनेटिव मानते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो मेन मानते हैं कि ये हमारा गोल है। उनके लिए ग्रेजुएशन एक अल्टरनेटिव रहता है कि हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, साथ में ग्रेजुएट भी हो जाएंगे। तो मैम, यहाँ के किसी भी एक कॉलेज में अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसे कॉलेज जहाँ क्लासेस होती हैं। और क्लासेस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर बच्चे कॉलेज जाते भी हैं तो प्रोफेसर्स नहीं अवेलेबल रहते हैं, और अगर प्रोफेसर्स आते हैं तो स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट होंगे तो ही एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट का रिलेशन एक अच्छे ढंग से चलेगा, साथ ही एजुकेशन अपने ट्रैक पे चलेगी। तो अगर तो आप क्या सोचती है कि शिक्षा व्यवस्था को, ये कॉलेजेस को रेगुलर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को कैसे कदम उठाने चाहिए? वो उनको स्ट्रिक्ट बनने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो ये सबसे पहला काम जो ये सरकार का काम है। और दूसरी चीज, विश्वविद्यालयों को शॉर्टकट से बचना चाहिए। अभी आपने पिछली बार मुझसे सवाल किया था गेस्ट पेपर्स का, तो जिसका जवाब देना रह गया था। गेस्ट 10th हो, 11th हो, 12th हो, या फिर ग्रेजुएशन या फिर यूनिवर्सिटी डिग्रीज हो, गेस्ट पेपर्स जो है वो शॉर्टकट्स हैं। वो कभी भी गेस्ट पेपर के जरिए, गेस्ट पेपर से आपको मतलब एग्जाम पास करने लायक नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर ज्ञान होता है वो नहीं होगा। ज्ञान और नॉलेज का इस्तेमाल, नॉलेज सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती है। नॉलेज जो है, 3 इडियट्स फिल्म में उस बंदे ने पूरी डिग्री का किया था, बट उसके पास नॉलेज था। तो नॉलेज, आपके पास डिग्री हो ना हो, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास प्रोबेबली डिग्री नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गूगल करना पड़ेगा। ही वाज अगेंस्ट, वो गुरुकुल सब पढ़ा के वो समर्थक थे। तो बहुत लोग ऐसे जाएंगे आपको जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं मिलेगी,
पर नॉलेज होगा। तो बिहार गवर्नमेंट को, बिहार के यूनिवर्सिटीज को, एजुकेशन सिस्टम को ये समझना पड़ेगा। और बिहार भी हमेशा से नॉलेज सेंट्रिक रहा है, मतलब इसको ज्ञान की राजधानी, हम जब बात करते हैं अपनी विक्रमशिला महाविद्यालय की, तो नालंदा महाविद्यालय की बात करते हैं, हाँ, तो उस वक्त जब ज्ञान का आप सेंटर बनते हैं, उस वक्त डिग्री के सहारे, नालंदा डिग्री के सहारे आप सेंटर नहीं बन सकते हैं, आपको नॉलेज के सहारे बात करनी पड़ेगी। और नॉलेज सेंटर तभी होंगे आप जब टीचर्स, जब लेक्चरर्स हैं, वो अगर तनख्वाह लें और कॉलेज में पढ़ाने आए इंस्टीड ऑफ घर में ट्यूशन देने के। आप देखेंगे शहर में जूलॉजी क्लास के ट्यूशंस चलते हैं, बॉटनी क्लास के ट्यूशंस चलते हैं, केमिस्ट्री के चलते हैं, केमिस्ट्री बाय दिस पी ओझा, मैथ्स बाय एमबीसी, और फिजिक्स बाय दिस, जूलॉजी बाय दिस, इंग्लिश बाय दैट। मतलब हर टीचर, हर लेक्चरर के घर पे एक अलग ही कॉलेज खुला हुआ होता है, वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं। और एक्स्ट्रा इनकम का जो लालच है ना, वो उसने सारी की सारी सिस्टम को, जिस तरह से मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब सरकारी डॉक्टरों के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस इलीगल है, ठीक उसी तरह टीचर्स के लिए, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए ये जो घर पे ट्यूशन देने का, गाइड करना नेचुरल चीज है, गाइड आप करेंगे, ऑब्वियस है कि आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर के अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। पर जो घर पे ट्यूशन चलाते हैं, उसको जब तक इलीगल नहीं किया जाएगा, जब तक जिसको क्रिमिनल एक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है इज नॉट गोइंग टू बी बेटर। वो मतलब वो बच्चा बेहतर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे कोई राजनीति है? क्योंकि बिहार में हर चीज के पीछे एक राजनीति दिखती है, तो शिक्षा व्यवस्था के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई राजनीति छिपी है या नहीं? बिल्कुल छिपी है भाई। अभी आप देखिए श्रुति, कितने लोग, अब ये देखिए कि बिहार का जो अधिकतर युवा है, आप देखेंगे मैक्सिमम घरों से युवा बाहर है। पढ़े लिखे लोग जो बिहार तो चेंज ला सकते हैं, जो कि कास्ट पॉलिटिक्स में भरोसा ना करें, जो कि सवाल करेंगे, वे बाहर हैं प्रदेश से, वे वोट देने भी नहीं आते हैं। मैं खुद ही वोट देने नहीं जा पाती हूँ, कैसे दिल्ली से जाऊंगा जाएगा, कैसे भोपाल से जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है। और एक पटना एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट है, आप हवाई आवागमन भी, और जबकि पटना से हर प्रदेश कम से कम 6 से 8 घंटा, मेरा घर 6 घंटे दूर है, 6 से 8 घंटे दूर है। वोट डालने जाना भी आसान नहीं है। तो जब उनके लिए, अगर बिहार से जो बिहारी प्रतिभाएं बाहर निकल रही हैं, क्या उनके लिए बिहार में जगह नहीं हो सकती थी? क्या उनके लिए अवसर नहीं मिल सकता था? उनके लिए भी तो जगह बनाई जा सकती थी। उनके लिए वे क्यों मध्य प्रदेश से लोग निकल के बाहर नहीं जाते हैं? इक्के दुक्के लोग ही, या बहुत कम परसेंटेज में, बिहार की तुलना में बहुत कम परसेंटेज में लोग बाहर जाते हैं। क्यों नहीं बिहार के अधिकांश युवा बिहार में ही रहते हैं? ठीक, अगर वे लोग बिहार में रहने लग जाए, चेंज की बात करने लग जाएंगे। वे चाहेंगे कि सरकार जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स से बाहर निकले, सरकार विकास पे बातें करे, सरकार मूलभूत सुविधाओं पर बातें करे। तो मुझे यही लगता है कि सरकारी जो है, या फिर जो राजनीतिक दल हैं, वे अपनी जो की गई राजनीति है, जिसमें जाति का बहुत योगदान है, जिसमें धर्म का बहुत योगदान है, जिसमें उकसावे तंत्र का बहुत योगदान है, उससे ऊपर उठना नहीं चाहती है। तो वे चाहती नहीं कि पढ़े लिखे लोग रहे वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, बिहार की जो अभी स्थिति है, इसका एक बहुत बड़ा कारण, और सबसे बड़ा कारण ये पलायन है। क्योंकि चाहे हम प्रवासियों का पलायन देखें, हम स्टूडेंट्स का पलायन देखें, अच्छे एजुकेशन के लिए हम वो बाहर, क्योंकि 90% स्टूडेंट अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। फिर हम जॉब के लिए देखते हैं, बहुत सारे लोग जॉब के लिए बाहर जाते हैं। तो जो सही बात कहा आपने कि जो मेन टैलेंट है, जो लोगों में इस राज्य को आगे बढ़ाने का जो जिसमें प्रतिस्पर्धा है, वो तो बिहार में रहते ही नहीं है। और उसकी कोई, और इतने सालों के बाद भी सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही, उन पर कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इतने बड़े महामारी के बाद अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है प्रवासियों के लिए। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर ऐसा, ये पलायन को रोकने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन सरकार कब ढूंढ लेगी? और आपके ख्याल से पलायन को रोकने का सॉल्यूशन क्या रहेगा? देखिए, पलायन 2 तरीके का है श्रुति। एक तो पलायन है उन बच्चों का जो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं और जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं पढ़ लिख करके, जो एक मिडिल क्लास पलायन कह सकते हैं।
पलायन मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास पलायन है, या लोअर मिडिल क्लास भी। दूसरा पलायन एक कैटेगरी है मजदूरों की कैटेगरी। मजदूर जो है कौन बाहर? खेतीहर मजदूर, ठीक है। खेतीहर मजदूर जो धान काटने के टाइम में गांव आ जाते हैं, गेहूं काटने के टाइम में गांव आ जाते हैं, फसल के टाइम में गांव आ जाते हैं। उनके पास 6 महीने का काम होता है, 6 महीने भी नहीं, 3 या 4 महीने का काम होता है, बाकी साल उनके पास काम नहीं होता है। क्यों नहीं काम होता है? क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। मैं मानती हूँ कि इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत हद तक डिस्पैरिटी ले आती है, बट किसी भी समय किसी भी जगह का विकास जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं संभव है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, वहां के लोगों के लिए काम नहीं होगा। मतलब आप देखिए, चीनी मिल बंद है, बनमनखी चीनी मिल बंद है, पेपर मिल्स हुआ करते थे, चीनी मिल्स हुआ करते थे, कुछ भी अभी एक्टिव, हार्डली उसमें से 1 या 2 मिल्स एक्टिव होंगे। बिहार में उद्योग जो है वो पूरी तरह से ठप है। जब तक उद्योग नहीं होगा, वहां के रहवासियों के लिए काम नहीं होगा, वो रुकेंगे क्यों? ठीक है। अब देख लीजिए, बिहार में अब कोई भी आईटी फर्म है, इंजीनियर्स के लिए जगह नहीं है। जो और 90% बिहारी जो जनता है वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस आईपीएस बनाना चाहती है। तो इस माइंडसेट से भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस आईपीएस भी समाज का सुधार है। बिजनेस के नाम पे वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिजनेस बहुत से हद से कोई भी किसी भी स्टार्टअप, अच्छे स्टार्टअप का मतलब आप देखेंगे तो अपवाद के अतिरिक्त बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको कि बिहार का कोई स्टार्टअप बहुत फेमस हो गया। तो बिजनेस के लिए एक एग्जैक्टली हाँ, बिजनेस के लिए एक स्मूथ प्लेन नहीं है। रहवासियों के लिए जो आपको लेबर मिल सकते थे, जो लेबर फोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता था, उसके लिए काम नहीं है। इनफैक्ट जो पढ़ा लिखा फोक है, पढ़ा लिखा रिसोर्स है, उसके लिए सरकारी नौकरी के अलावा जॉब के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं बिहार में? क्योंकि बिहार में कम है। जब तक प्रॉस्पेक्ट्स नहीं डेवलप होंगे, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, उद्योग नहीं होंगे, व्यापार नहीं बढ़ेंगे, तब तक पलायन जो है वो उसको रोकना असंभव है। अभी जितने मजदूर वापस गए हैं, वे वापस लौट करके आएंगे, उनको वहां खाने को नहीं मिलेगा, बट जब आपको खाने को नहीं मिलता है तो आप किसी भी तरीके से खाने का जुगाड़ करना चाहते हैं। तो हो सकता है, मैं कह नहीं रही हूँ, हो सकता है अपराधों का ग्राफ भी बढ़े, क्योंकि जब भूख मिटाने को कोई तरीका तो चाहिए होगा ना। तो मतलब योजनाओं से नहीं होगा। योजनाएं तो पेपर में बहुत सारी होती हैं, उसका क्रियान्वयन, उसका जमीनी क्रियान्वयन और समुचित क्रियान्वयन बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल मैम एक सवाल है अविनाश कुमार जी का कि जो टैलेंटेड पढ़े लोग उनको तो जॉब मिलता नहीं, और देखिए सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स बाहर यूपी से बहाल हुए हैं। जो भी बिहार के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो यूपी से बहाल हुए हैं। तो मैम ये कितना बड़ा फेलियर है, ये एक कितना बड़ा फेलियर माना जाएगा कि जो भी बिहार के जो लोग यहाँ पढ़े लिखे वो यूपी से असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हुए हैं। तो ये तो मैम ये कितनी बड़ी फेलियर कहलाएगी, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दूसरे राज्य जा रहे हैं। हाँ, बल्कि हमारा देश एक ही है, लेकिन अगर हम राज्य वाइज देखें तो जो बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर है वो यूपी से बहाल हुए हैं। मैम आप बताइए इस पे कि क्या ये स्थिति है? ये अब एक बड़ी अच्छी सी बहुत ना छोटी थी मैं तो मम्मी के मुंह से एक कहावत सुना करती थी मैं, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ठीक है, घर का आन गांव का सिद्ध। तो समस्या क्या है कि बिहार अपनी प्रतिभाओं को पहचानने में हमेशा से मुझे लगता है कि अपनी प्रतिभाओं को दरकिनार करना हुआ। और यूपी क्या इवेल्युएशन प्रोसेस क्या था, क्यों यूपी से ही बहाल हुए, क्या उसमें से एक भी बिहार की प्रतिभा नहीं थी? और जब बाकी प्रदेश डोमिसाइल लेक्चरर्स के उसमें लेक्चरर्स की भर्ती में डोमिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार इतना उदार क्यों बन रहा है? क्योंकि जरूरी है पहले अपने घर के सदस्यों, अच्छी बात है कि यूपी से भी लेक्चरर्स आए हैं, पर यह भी उसके साथ साथ यह ज्यादा जरूरी है कि अपने घर के भूखे सदस्यों का पेट भरा जाए, अगर वह योग्य है तो। बिना अयोग्य हो तब तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर में योग्यता की कमी नहीं है तो जाहिर है कि आप किसी और के पास मदद मांगने जाएंगे, पर आपके घर में जब योग्यता प्रचुर है
नेपोटिज्म, यहाँ पे नेपोटिज्म की बात नहीं है, बट हाँ, अपने घर में जब योग्यता प्रचुर है आपके, लोग बाहर आपको और आप रोकना भी चाहते हैं कि वे बाहर ना जाएं, बाहर मतलब आपके घर का जो घर की प्रतिभा आपके घर में रहे, तो ऑब्वियस है कि आपको उनको अवसर देना पड़ेगा। तो दरकिनार करने से काम नहीं चलेगा। अलग लेवल की पॉलिटिक्स के क्या क्या स्तर होते हैं, क्या क्या रंग और रूप होते हैं, उसके बारे में अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो अनुमान ही लगा सकते हैं हम, कयास ही लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, पर ये जो भी हुआ अनुचित है अगर प्रतिभाओं को दरकिनार किया गया है तो। बिल्कुल मैम। अब मैम अगर हम बिहार के पटना की बात करें तो जैसे दिल्ली एक हब बन चुका है एजुकेशन का, साहित्य का, हर कुछ के लिए, तो अब बिहार में पटना भी एक हब तैयार हो रहा है, क्योंकि जितने भी बिहार में जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे जिले हैं, उन सबसे बच्चे पटना जा रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो या उनकी तैयारी के लिए हो, प्रिपरेशन के लिए हो। सारे न्यूज चैनल्स के जो हेड ऑफिस है वो भी पटना में देखे जा रहे हैं। लेकिन अब जब मैम वो कहा जाता है ना कि जब कोई चीज को हब बना दिया जाए तो वहां बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो पटना में भी देखा जा रहा है कि अब हर चीज बिजनेस के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे हर सेक्टर में जो नई नई प्रतिभाओं का आना हो रहा है, उनको उनका मनोबल स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जा रहा है, उनको एज ए बस यूज किया जा रहा है और फिर उनको साइड कर दिया जा रहा है। तो मैम ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य के स्थिति को पतन की तरफ तो ले ही जा रहा है। तो आप क्या सोचती हैं कि क्या पटना हमारा नया दिल्ली, बिहार का दिल्ली तैयार हो रहा है पटना? श्रुति, पटना बहुत पुराना हब है, पुराना पापी है पटना। मैं 2001 बता रही हूँ, 10th करके गई थी मैं, और उसी वक्त पटना जो है एक बिजनेस सेगमेंट के सेक्टर के तौर में विकसित हो चुका था। मतलब क्या, मैं 10th 11th 12th में मेडिकल की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, फिटजी की क्लासेस वहीं उसी वक्त आ गई थी, फिटजी क्लासेस आ गई थी, प्रेरणा क्लासेस तो जमशेदपुर में था, आकाश आ गया था उसी टाइम में, तो इंस्टीट्यूट्स आ गए थे बिजनेस, जैसे कि फिटजी वगैरह बिजनेस हो चुके हैं, सचदेवा कोचिंग वगैरह बिजनेस हो चुके हैं, तो पटना भी बिजनेस हब उसी वक्त डेवलप होने लग गया था। और हाँ, इसी जैसे जैसे आप बिजनेस बनता है कोई भी, मतलब कोचिंग, एक्चुअली ये एक मानसिकता से खेलने का पूरा प्रसंग है। तो पेरेंट्स को इंश्योर किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट क्लासेस में अटेंड कर दी थी, वहां मेरे डैडी को इंश्योर किया गया, तो मुझसे एक सवाल दिया गया, मैं बता 2001 की बात है, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लासेस चलता था खजांची रोड में, अभी भी चलता होगा, भूपेश कुमार या किसी का नाम था, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द नेम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस चल, उसमें ना मुझसे कहा गया रूट, वो 3 का रूट निकालने के लिए, ठीक है, रूट 3 निकालने के लिए, तो वो जो बेस बढ़िया था तो मैंने निकाल दिया, तो फिर डैडी को उन्होंने उसी वक्त गारंटी किया, मैं गारंटी करता हूँ कि आपकी बिटिया का इंजीनियरिंग में तो करवा करके मानूंगा, एज इफ मेरे बदले वही पढ़ देते, वही एग्जाम लिख करके आ जाते। तो जब चूंकि पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा होती है कि बच्चे किसी बढ़िया, एक मतलब एक वहां पे इसको आप दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशनिंग कह सकते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जो है वो लोगों का वो ड्रीम डेस्टिनेशन है अगर बच्चा मैथ्स पढ़ रहा हो, और एम्स जो है वो ड्रीम डेस्टिनेशन है अगर बच्चा बायो पढ़ रहा हो। तो जिस तरह से उन्होंने डैडी को कहा था कि जैसे कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने आईआईटी में सीट्स जो है खरीद रखी है, वहां पे मुझे डाल देंगे। तो ये एक तरीका होता है, और अगर वो तो अलग बात है कि मेरी अभिरुचि होने के बावजूद मैंने अपना एक शिफ्ट लिया, मेरी अभिरुचि नहीं थी और मेरे पिताजी इस चीज को समझते थे, तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स परस्यू किया, फिर मास कॉम किया, तो दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग। बट अगर पिता में पेशेंस लेवल थोड़ा भी कम हो, धैर्य थोड़ा भी कम हो, तो ना सिर्फ बच्चे का वो खत्म होता है, मतलब आत्मविश्वास खत्म होता है, माँ बाप के सपने चूर चूर हो जाते हैं, एक पूरा परिवार जो है जो कि ऊपर बढ़ सकता था, जो कि बेहतर कर सकता था, वो बिल्कुल पतन, वो गर्त में चला जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मानसिकता से खेलने की कवायद है, जहां पे हर इंसान को कमोडिटी माना जाता है, हर इंडिविजुअल जो है वहां पे कमोडिटी है, उसकी भावनाएं कमोडिटी है, जितना अधिक उसकी भावनाओं का दोहन कर सके उतना अधिक उसको
उस चीज को भुनाया जा सकता है, उससे पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि बिजनेस बनने से या फिर भावनाओं का दोहन कर लेने से किसी भी जगह का विकास नहीं हो सकता है। पटना का विकास उस पर नहीं संभव है कि वहां पे कितने इंजीनियरिंग प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या आईएएस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर मेडिकल प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। बिहार का विकास केवल इस बात पर संभव है या निर्भर है, या पटना का विकास निर्भर है कि वहां मौलिक सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, स्कूली शिक्षा कितनी बेहतर है सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सरकारी स्कूलों में। बाकी तो बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, ये पटना कॉलेज एक बहुत अच्छा स्कूल, क्या वो उसका स्तर अभी भी बरकरार है? सरकारी कॉलेजेस में शिक्षा का स्तर क्या है, या फिर मूलभूत सुविधाएं, शहर का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मैं अभी कुछ दिनों पहले पटना गई थी और छोटी छोटी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। मतलब जहां पे आप ट्रैफिक जाम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप डेवलपमेंट को, विकास कैसे आएगा आपके पास? ट्रैफिक जाम तो कंट्रोल कीजिए पहले। तो आप किस तरह से आप अपने शहर को मोल्ड कर रहे हैं, किस तरह से उसको प्लान कर रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, कितना टाइम और कितनी नीति आप उसमें खर्च कर रहे हैं, कितना एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, इन सारी चीजों पर पटना का या बिहार का विकास संभव है। इस पर नहीं कि कितने इंजीनियरिंग प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर मेडिकल प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। बिल्कुल मैम। अब अगर मैम हम सियासत की बात करें, बिहार की सियासत की बात तो अभी एक नई पार्टी उभरी है बिहार में, प्लूरल्स, नाम सुना होगा मैम आपने? जो कि जी मैम, जो कि अभी चुनाव से कुछ दिन पहले ही, 2-3 महीने पहले ही उन्होंने एक फ्रंट पेज एड दिया था पूरे बिहार के न्यूज़पेपर में, और अब वो सब जगह जाकर ग्राउंडली लोगों से मिल रही हैं, जो कि अब चुनाव के आसपास की ये बात है। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो नजरिया है बिहार बदलने का, वो उस पर खरी उतरेंगी या नहीं उतरेंगी? एक्चुअली पता है, हमारे देश में झुंझुना पकड़ाने की पुरानी आदत है। ऐसे पुष्पम प्रिया चौधरी नई आई हैं और उनसे मेरी, चूंकि जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, चूंकि बिहार में मुझे नेता विहीन बिहार नजर आता है। बिहार में मुझे कोई दिखता नहीं है जो कि एक अच्छा, मतलब एक लीड कर सके, लीडिंग फोर्स बन सके। नेता विहीन परिक्षेत्र में कोई भी नया नजर आता है तो आप उसकी ओर देखते हैं। बट वहां पुष्पम प्रिया चौधरी मुझे निराश करती हुई नजर आई, क्योंकि बिहार में चुनाव खेलना, उन्होंने झुंझुना पकड़ाया कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो कर दूंगी। सबसे अच्छी चीज ये है कि बिहार की जनता जितने बिहार बहुत मशहूर है गप्पे छोड़ने में, उतनी ही ज्यादा पतंग की डोर को खींच कर भी रखती है बिहार की जनता। बिहार में भाषा जो है वो आपकी पॉलिटिक्स, भाषा तय करती है। लालू जी की पैठ बिहार के सबसे लोवेस्ट पिरामिड में भी इसलिए रही क्योंकि उन्होंने भाषा के स्तर पर एक दूसरे से कन्वर्स किया, बात किया। वहां पे आप पुष्पम प्रिया चौधरी पहली नहीं है जो विलायत से हैं। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में अमेरिका में पढ़ाई की थी, और बिहार में पूरा सिलसिला रहा है अदब को मानने वाले नेताओं का। लेकिन सारे नेताओं, जितने भी जमीनी नेता रहे हैं, जितने भी जयप्रकाश बाबू तक जितने भी जमीनी नेता हैं, उन्होंने भाषा को एक माध्यम बनाया है लोगों से कम्युनिकेट करने का। मुझे पुष्पम प्रिया चौधरी से पहले, एक तो सबसे पहले निराशा मुझे तब हुई जब उन्होंने असंभव वादों की लड़ी लगा दी। जब आप असंभव वादे करते हैं तो उस वक्त सुनिश्चित हो जाता है कि आप उसमें से बमुश्किल ही कोई वादा पूरा कर पाएंगे। इसलिए वादे वो ही करिए जिन्हें आप, अगर वो एक या दो शिक्षा बेहतर करने का एक वादा करती तो शायद मेरा उनमें विश्वास जगता। दूसरी बात उन्होंने क्या की कि वो अंग्रेजी में बिहारी लोगों को मैसेज दे रही थी, बिहारी गरीब वर्ग को। अंग्रेजी बहुत मुश्किल भाषा नहीं है, लेकिन बिहार के लिए अभी भी आप देखेंगे कि जिस समुदाय से वो बात कर रही थी उसके लिए एक एलियन भाषा है, एक बाहर। और वहां पे हम अगर मैथिली में, अगर मैं घर जाती हूँ और मम्मी की जो सपोर्ट है उनसे मैं हिंदी में भी बातें नहीं करती हूँ, उनसे मैं वैसे ही पूछती हूँ तबीयत केहन छा, ठीक छा ना, नीक छो हो ना, मैथिली में बातें करती हूँ, बाल बच्चा केहन छा। तो आप जब कम्युनिकेट करते हैं उस भाषा में तो लोगों को लगता है कि आप उनका दुख दर्द बांटने आए हैं। और जब आप हवाई दौरे करते हैं तो बिहार की जनता अच्छा है, अच्छा हाँ, आपके सामने तो सर जरूर हिला देंगे पर जाने के साथ ही हम जानते हैं, हम नब्ज जानते हैं। कल परसों मैं देख रही थी आपकी कुछ लोग कह रहे थे कम से कम वो फेमिनिस्ट की तरह तो नहीं है जो बात फेसबुक पर बातें करती है या फिर किताबें लिख रही हैं। तो मैं वो कहना चाहूंगी पुष्पम प्रिया चौधरी को कम से कम उन फेमिनिस्ट से कुछ लोग कमेंट किए थे हमारे पोस्ट पर।
हाँ, कुछ लोग कि कम वो सीखना चाहिए क्योंकि वे अपना संघर्ष लिख रही हैं, अपने जीवन को बदल रही हैं और 2-4 लोगों के लिए उदाहरण बन रही हैं। तो अगर वो भी कर रही होती पुष्पम चौधरी, तो मैं एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा उनकी मुरीद होती, पर उम्मीद यही है, देखिए जहाँ पे जब पूरा तो एक सिल्वर लाइनिंग काफी होता है, बट आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट हर, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट मतलब आई एम नॉट वेरी अफर्मिंग। वहीं पे परसों में एक खबर पढ़ रहे थे, यशवंत सिन्हा भी आ रहे हैं अपनी नई पार्टी लेकर, यह भी नई खबर है। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि बिहार का राजनीतिक परिदृश्य क्या होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ग्रिम सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है पूरे बिहारी परिदृश्य में भी, राजनीतिक परिदृश्य में, जहाँ पे राजद पुत्रों और नीतीश जी के अलावा 2-4 और नाम हो सकते हैं, पर कोई भी धुरंधर मजबूती से खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकती हैं हमारी गेस्ट से, वो रेडी हैं जवाब देने के लिए। हाँ मैम, ये तो आपने सही कहा कि अभी तक ऐसे कोई नेता नहीं दिखे जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे बिहार को एक अच्छी जगह पर ले जा सकते हैं। ना ही एक बार में टॉप पर ले जाना तो मुश्किल, नामुमकिन ही है, क्योंकि एक बार हम कहीं भी टॉप, लेकिन एटलीस्ट वो इनिशिएट कर सकते हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़े। उम्मीद की किरण नहीं है, मुझे उम्मीद की किरण बिल्कुल बिल्कुल डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि देखिए उनका अगर उनको मिलने की शुरुआत करनी थी तो इलेक्शन के नजदीक आने के बाद शुरुआत नहीं कर सकती थी वो। उनकी पार्टी फेसबुक पर कोरोना काल से, लॉकडाउन से बहुत पहले ही लॉन्च हो गई थी, जाड़ों में ही उनकी पार्टी लॉन्च हो गई थी, जनवरी में ही। तो शी कुड हैव अपनी शुरुआत वो तभी से कर सकती थी। और मुझे ये सारी चीजें, एक वो होता है कि हम मतलब बनी बनाई फसल को काटने का एक तरीका होता है। मुझे अभी भी, माफ कीजिएगा, हो सकता है लोगों से मैं मत भिन्नता हो रही हो, मेरी बहुत सारे सुनने वालों से मेरी मत भिन्नता हो रही हो, बट पुष्प प्रिया चौधरी मुझे सिर्फ फसल काटने के लिए आने वाली, मतलब कि एक विद्रोह की फसल है, एक मतलब एक असंतोष है, उसकी फसल काटने के लिए जो एक टिड्डा आता है, मैं उनसे बस उसी से उनको अभी रिलेट करूंगी। अदरवाइज शी इज नॉट, मतलब वो एक उम्मीद के तौर पे मुझे नहीं नजर आ रही है, और बिहार में मुझे कोई भी उम्मीद के तौर पर नहीं नजर आ रहा है अभी। मैम, एक सवाल आया है अंकिता कौशिक का कि इस ग्लोबल पैंडेमिक के क्या इफेक्ट हो सकते हैं बिहार पर, स्पेशली एजुकेशन पर। मैथिली में कविता, एक तनु सुंदर बर दोसर नहा के अलाया। एक तो शिक्षा व्यवस्था वैसे ही खराब थी और ऊपर से कोरोना और आ गया। शिक्षा व्यवस्था की नॉर्मली जो शिक्षा व्यवस्था, चूंकि स्कूल्स की हालात अभी देखिए, मैं दिल्ली में हूँ, तो मेरे अभी तो 1 महीने की छुट्टी चल रही है, फिर भी हर रोज उसकी टीचर्स के कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं, कुछ ना कुछ नोट्स आ जाते हैं। ये प्राइवेट स्कूल है तो ऑब्वियस है, और सरकारी स्कूलों भी, मेरी जो कुक आती है उससे मैं आती थी, उससे मैं बात करती हूँ, पूछा मैंने बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, तो उसने मुझसे बताया कि एसएमएस पर आता है उसकी रोज होमवर्क आते हैं। दिल्ली में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर यहाँ के मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने काम किया, और वो फिर भी बहुत राज्यों से बहुत बेहतर है। तो इसको मतलब उसके एसएमएस आ जाते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई कर सके। बिहार में क्या, मैं जानना चाहूंगी, एक भी इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस पर कोई निर्देश मिला हो? तो जो शिक्षा व्यवस्था ऑलरेडी क्रिपल्ड थी, वो दिनों दिन खराब होती है, क्योंकि बिहार मुख्यतः ट्यूशंस पर डिपेंडेंट स्टेट है। अगर आप प्राइवेट स्कूल पर, एक प्राइवेट स्कूल की क्या हालत है वह तो आप, एक वीडियो वायरल किया, आपने भी पोस्ट किया था, एक वीडियो वायरल हो रहा है वो, तो वहां पर जहां पे शिक्षा बिहार में व्यापार, ऑल्दो ये पूरे देश की हालत खराब है, बट फिर भी यहाँ पे तो मुझे मेरे बेटे की स्कूल का वो बस फी नहीं ली जा रही है, मेरे बेटे की बस फी नहीं ली जा रही है, और बहुत सारे अलग चार्जेस थे जो नहीं लिए जा रहे हैं, और ये सरकारी आदेश के हिसाब से हुआ। वहां पे भी, बिहार में भी सरकार को, अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात है, इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए था कि वो सारे स्कूल्स पर ये रेगुलेशन पारित करें कि वो जितने भी ट्यूशन फी के अलावा, अगर ट्यूशन दिए जा रहे हैं, ट्यूशन फी के अलावा जितने भी अनवांटेड फीस हैं वो कर्व हो जाए, और सरकारी स्कूलों में एसएमएस फोन के थ्रू ही कनेक्ट करने का सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए था। मैंने सुना है कि एनसीईआरटी का एक ऐसा भी करिकुलम डेवलप हो रहा है जिसमें कि जिन पेरेंट्स के पास फोन नहीं है,
अगर वो बच्चा एनसीईआरटी सीबीएसई केंद्रीय किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उस बच्चे तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाए। क्यों नहीं बिहार सरकार भी ऐसा, क्यों नहीं बिहार सरकार भी हर स्टूडेंट की तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। बिहार की यूनिवर्सिटीज ने क्या आपको आपको क्या मैसेजेस मिले हैं अपनी यूनिवर्सिटी से? कुछ मैम, कुछ भी मैसेजेस नहीं मिले। इवन कि अभी तक बस इतना ही इंफॉर्मेशन मिला है कि हाँ, टीम बैठेगी, गठन होगा और तब उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अभी हमारे एग्जाम्स पेंडिंग है, कुछ भी उसका अपडेट अभी तक कुछ नहीं मिला है। देखिए 4 महीने बीतने को आ गए हैं, 3-4 महीने बीतने को आ गए हैं, अब तक डिसीजन नहीं लिए गए हैं। क्या स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई मायने नहीं रखती है? क्या यूनिवर्सिटीज के लिए पढ़ाई से, स्टूडेंट्स की पढ़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है? तो ये सारी चीजें, हर चीज में हमारा बिहार जो है वो घोंघे की रफ्तार से चलता है। उस रफ्तार को जो है और कोरोना में अगर वो घोंघे की रफ्तार ही, मतलब पढ़ाई को लेकर के भी, मीटिंग्स को लेकर के भी घोंघे की रफ्तार ही रही, तो एजुकेशन इज गोइंग टू बी वर्स। बिल्कुल मैम। मैम, अगर सरकार के साथ साथ लोगों को भी कुछ इनिशिएटिव्स करना चाहिए, उनमें उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या हम बिहार के लोग कुछ इसका दायित्व लेकर हम अपनी तरफ से तो कुछ इनिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल क्योंकि अगर बिल्कुल सरकार नहीं कर रही है, उसे भी भुगतना हमें ही पड़ रहा है। बिल्कुल। बिहार के लोग तो देखिए, यूनिट से ही समाज बनता है। बिहार के लोगों को सबसे पहली बात ना, सरकार को या जितने भी लोग आए उनके पास चुनाव को लेकर, उनको सबसे पहले उनसे एक ही, बिहार के लोगों को 100 रुपये में या 500 रुपये में बिकने की जगह चुनाव के टाइम में, या जाति पर वोट देने की जगह, वो तो सबसे पहले सुधरने की जरूरत है कि वे जाति पर वोट देने की जगह मुद्दों पर वोट देना शुरू करें, शिक्षा पर वोट देना शुरू। सुधार तो बिहार के लोगों, सुधार तो हम में ही आना है, सुधार तो हमें खुद में करना है। अगर हम सुधर जाएंगे तो सरकारें भी सुधर जाएंगी, मुद्दे बदलेंगे। बिल्कुल मैम। अभी भी वहां पे, यहाँ पे राजपूत इतने प्रतिशत, यादव इतने प्रतिशत, मुस्लिम इतने प्रतिशत, ब्राह्मण इतने प्रतिशत, अगर इन चीजों से बिहार की जनता निकल गई और मुद्दे, शिक्षा किसने कितना, शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे आ गई, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था खुद ब खुद सुधर जाएगी। बिहार के लोगों के पास अभी मौका है, इस्तेमाल करें अपने इस मौके का। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम जिसे चुनेंगे वही हमारे राज्य को चलाएंगे, वही हमारे बनेंगे, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़े होंगे। क्योंकि अगर हम गलत लोग को चुनते हैं तो उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। हम इतिहास हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हर बार हम जाति और अप्रोच के थ्रू लोगों को वोट देते हैं, जाति के थ्रू, उनके पहचान के थ्रू उनको वोट देते हैं, और फिर भुगतना भी हमें ही पड़ता है। क्योंकि ना ही शिक्षा व्यवस्था सुधरती है, रोड्स के वही हाल है, नाले के वही हाल है। अभी दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें, पिछले 4 साल से ये एयरपोर्ट बन ही रहा है, और हर साल अक्टूबर, हर साल जून, कहा जाता है कि अब जून से शुरू होने वाला है फ्लाइट्स, अक्टूबर से शुरू होने वाला है, बट अभी तक कुछ भी यहाँ फ्लाइट्स की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री आए थे जायजा लेने के लिए कि क्या इस पर कि कब से शुरू होने वाला। उसके बाद हम बिहार के मैथिलों में है आजकल ट्रेंड करवाने का बहुत जोश है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेंड के वजह से ही मुख्यमंत्री ये एयरपोर्ट का जायजा लेने आए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोई भी ट्रेंड की वजह से नहीं हुआ। ये इसकी सबसे बड़ी वजह चुनाव है, क्योंकि चुनाव ही ऐसी चीज है जिससे नेता जो है हम जनता से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि चुनाव के बाद उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो चुनाव ही है, अभी सर पर चुनाव है, तो हम ही उन्हें सबक सिखा सकते हैं। हम ही जिस तरह से चुनाव करेंगे उस तरह से हमें आगे का फल मिलेगा, हमारे राज्य की स्थिति बेहतर हो सकेगी। तो साहित्य और सियासत दोनों बिहार में चरम पर है। अगर हम साहित्य की बात करें तो जिस तरह साहित्य अपनी मूर्ति जा रही है, उस तरह चुनाव, उस तरह सियासत भी चलते जा रहा है। तो अगर हम साहित्य और सियासत, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर हम साहित्य और सियासत दोनों को जोड़कर बिहार की अगर एक पहचान अगर हम बनाना चाहें साहित्य और सियासत को जोड़कर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जोश फिल्म देखिए? जी मैम, यस मैम, देखे हैं मैम। उसमें गाना है सैलर ओ सैलर है,
देखिए वो ना यस मैम। मैं कितना है ना, बिहार में ना हमेशा वो मतलब हमेशा साहित्य, बिहार का साहित्यिक परिदृश्य हो या फिर सियासत हो, साहित्य तो फिर भी मैं कहूंगी कि बेहतर है। बेहतर सियासत है। देखें जरा किसमें कितना एकदम वाले मोड में ही रहता है कि और कुछ करना कुछ नहीं है, बस दोनों बाहें फड़कानी है और दिखाना है भाई तू देख ले, मैं दिखा देता हूँ कि मैं इतना बलशाली हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि मेरे बाजुओं में इतना जोर है। तो इन सब चीजों से हमें उठना पड़ेगा। और चूंकि बिहार में एक्चुअली बिहार का कोर्स मेकिंग, जो बेसिक कोर्स मेकिंग का बिहार बोर्ड का ही देखेंगे, वो इतना खूबसूरत होता है। एक वहां पे एक इनहेरिटेंस भी है पढ़ने लिखने का। और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। अगर वो सारे लोग, उनका अगर समुचित उपयोग हो, और बांटने नहीं, जोड़ने वाले राजनीति के लिए, जोड़ने वाले साहित्य के लिए, तो संभवतः बिहार का एक अलग ही परिदृश्य अगले 5 सालों में ही नजर आ जाएगा। एक अगली ही अलग ही छवि नजर आ जाएगी अगले 5 सालों में। और चूंकि हर बात मतलब चीजें हो सकता है अभी अंधेरा घना है, पर एक रोज रोशनी होगी और उम्मीद जो है वो सबसे बड़ी बिल्कुल चीज। तो मैं उम्मीदवार हूँ कि आगे जो होगा वह अच्छा ही होगा, भले ही अभी मुझे कोई सिल्वर लाइन ना नजर आए, पर एक चमकदार रोशनी भरे दिन की प्रतीक्षा में हूं मैं भी, और आप भी होंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो देखते हैं, अगर कुछ लोगों के सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं हमसे। और यहाँ अनुशक्ति मैम है बिल्कुल जवाब देने के लिए। तो बस यही उम्मीद है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस चुनाव में कुछ बदलाव हो और कुछ हमें नई उम्मीद निकले। और अभी जस्ट खबर आ रही है कि 6 चरणों में चुनाव होगा, ये घोषित भी हो चुका है। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चुनाव होगा। 6 चरणों में हमारा चुनाव होगा, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। तो चुनाव है, तो देखते हैं कि इस चुनाव में क्या बदलाव हम जनता कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ी भागीदारी जनता की होती है। कि बिल्कुल जनता जनता ही की डिसाइड कर सकते हैं कि बिल्कुल, कि जनता ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह का नेता चुने और अपने बिहार को किस तरह की स्थिति में डालें। तो कोशिश करेंगे इस चुनाव में कुछ बदलाव हो। और हाँ, थैंक यू मैम हमारे सेशन के लिए, आपने सारे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया, थैंक यू साहित्य सिद्धि, से बहुत लेकर ही अच्छे सियासत सवाल तक। पूछे आपने। थैंक यू मैम। और सबसे बड़ा है कि आपका साथ था, आपने इतना अच्छा सेशन किया, आप इस सेशन के लिए आई, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू टू उम्मीद है यू। कि उम्मीद है कि जल्द फिर आपसे फिर से मुलाकात होंगी। और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत अच्छे सवाल किए आपने श्रुति, आपका और बिहार की बात का फिर से धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर सवाल थे। इनफैक्ट जो जो सवाल व्यूअर्स की ओर से आए वो भी बहुत लाजिम थे, और मुझे बहुत मजा आया खासतौर पे कि यहाँ पे आना, आप लोगों से बात करना, और अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, मतलब वो तो ठीक है पूरा देश हमारा है, पर जो देश होता है बिल्कुल उस बिल्कुल। वो देश के लिए बोलना और देश के लोगों से बात करना, वो बहुत रुचिकर और बहुत ही अलग ही मतलब एक्साइटिंग चीज होती है वह। तो थैंक यू सो मच श्रुति कि आपकी वजह से मुझे ये मौका मिला। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच मैम कि आप आई और हमारे सवालों का इतने अच्छे से जवाब दी। थैंक यू सो मच मैम, हम फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सारे व्यूअर्स को भी, वो सारे कनेक्ट हुए और आपने सवाल पूछा। हमारे सेशन सच में बहुत अच्छा हुआ। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, आ ही गया लास्ट क्वेश्चन, कि बिहार से हाँ, इतना फेमस लोगों का नाम जुड़ा है सभी फील्ड से, चाहे सिनेमा हो या पॉलिटिक्स हो या फ्रीडम फाइटर हो, किसी भी फील्ड से हो, फिर भी जब लोग बिहार से आने वाले लोगों को उतनी अच्छी नजरों से क्यों नहीं देखते? ये ज्योति रॉय का सवाल है। तो मैम ये आखिरी सवाल आप बताएं, जवाब दें इनका। देखिए लोगों को देखने दीजिए ना, हमको किसकी मतलब छोटे एक बंटी और बबले का गाना है बड़ा खूबसूरत, छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। भाई हम लोग आते हैं झोला उठा के, और हमें कॉन्कर करना है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोच रहा है। बहुत खूबसूरत कविता है अरुणाभ सौरभ की, वो साला बिहारी। और चूंकि एक बिहारी को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और उस गाली पर को बहुत कि किस तरह से उन्होंने अर्नब सौरभ की कविता वो पढ़िएगा कि समझ में आ जाएगा कि
किस तरह से एक जो बिहार का मजदूर ही, जिसको लोग बिहारी गाली करके देते हैं, किस तरह से वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में अपने आप को आहूत कर रहा है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और उस काम का अगर हमें फलीभूत मिल रहा है तो हम वो लेते जाएंगे, बाकी कौन दुनिया क्या करिए, क्यों परवाह करनी है। अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया लाख हमें दबाना बिल्कुल चाहे, मैम, बिल्कुल। तो बादल नहीं ढक सकता है, इट शाइन्स, सूरज हाँ मैम, चमकता वो है। क्योंकि प्रतिभा बिल्कुल मैम, प्रतिभा कभी छुपती नहीं है। अगर आप किसी भी क्षेत्र से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, लेकिन आप में अगर प्रतिभा है तो आप उभरेंगे ही, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे ही। अगर हम में प्रतिभा है बिल्कुल तो हमें कोई दबा नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। ठीक है, तो इसी के साथ मैम आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, आपसे फिर हम मिलेंगे और जल्दी सवालों के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक थैंक यू यू मैम। सर, थैंक यू थैंक यू।